हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की, एपिसोड 1850 से लेकर 1851। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर जरूर जाना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका और रोहित बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद सभी अच्छे से खाना लगा दिया जाता है। सर्वेंट आकर अच्छे से खाना सर्व करते हैं और दो सर्वेंट रोहित मारवा के टेबल के आसपास ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन रोहित को ये अच्छा नहीं लगता। अनिका उन्हें जाने के लिए बोल देती है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल। रोहित और अनिका जब खाने की तरफ देखते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि खाना सभी की पसंद का लगाया हुआ था। क्योंकि ये ऑर्डर बच्चों ने किया था तो इसलिए जिसको जो भी पसंद होता है वो सभी के लिए खाना लगाया गया, ताकि सभी अपनी अपनी पसंद का खाना खा सके। काफी देर हो चुकी थी उन्हें खाना खाए भी, इसलिए सभी को काफी भूख लगी थी। तभी रिया हंसते हुए कहती है कि डैड, मोम, आप ऐसे ही देखते रहोगे या खाने को हम स्टार्ट भी करें। इतनी बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। रोहित और अनिका दोनों और तीनों बच्चे एक साथ खाना खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद उनका खाना फिनिश हो चुका था। अनिका ने रोहित के से कहा, रोहित, मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम जाकर आती हूँ। रोहित ने कहा, ओके अनिका। अनिका वहाँ से चली जाती है वॉशरूम के लिए। कुछ ही दूर चली थी तभी उसके फोन पर एक रिंग बजती है। अनिका फोन को उठाने वाली थी, लेकिन जब तक फोन पॉकेट से निकाला तो फोन कट चुका था। अनिका ने थोड़ा सा फोन ही निकाला पाई थी, लेकिन वापस अंदर रख लिया। फिर कुछ कदम चली थी, फिर दोबारा खोलाई। अनिका ने अब की बार जल्दी से फोन निकालती है और फोन को उठाती है और कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से सन्नाटा आता है। अनिका दोबारा फिर हेलो करती है तो दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज, वह एक आदमी की थी। मुझे पता है कि गुलेरिया हाउस में जो आकाश है वो नकली आकाश है। बस मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि उसकी जान खतरे में है। अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मेरी जान भी खतरे में है। अनिका का दिल जोर से धड़कने लग जाता है। अनिका, तुम कौन हो? अरे सुनो, उसने एक कठोर लहजे से कहा कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो। फोन को बिल्कुल भी मत रखना। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, मेरा नाम पता करके क्या करोगी? आपको जो मैंने बताना था वो आपको पता चल गया, जो वो जरूरी था। इतना कहकर दूसरी तरफ से सन्नाटा छा जाता है। अनिका फिर कहती है कि क्या मतलब है? दूसरी ओर से आवाज आई, उसकी जान खतरे में है। ये सुनकर अनिका की सांस अटक जाती है। किससे और कौन? दूसरी तरफ से अब सन्नाटा बिल्कुल छा जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ की कॉल कट चुकी थी। अनिका बार बार हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन अनिका जब फोन को चेक करती है तो फोन कट चुका था। अनिका जल्दी से वॉशरूम से बाहर आती है और अपने कदम बच्चों की तरफ बढ़ा देती है। वह चलते हुए बस ये सोच रही थी कि उसे कैसे पता चला कि वह नकली आकाश है और उसकी जान को किससे खतरा है। अगर पता है तो वो हमारी मदद क्यों कर रहा है और उसकी जान को किससे खतरा है। अनिका के सारे सवालों से बिल्कुल घिर चुकी थी, पर उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और सोच रही थी कि वो कौन है अनजान नंबर जिसने मेरे पास फोन किया। वो हमारा शुभ चिंतक है या फिर दुश्मन है, इसके बारे में भी नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन जो भी है वो हमारे पास का ही हो सकता है, क्योंकि वो मुझे और मेरे भाई आकाश को करीब से जानता है। लेकिन वो ज्यादा ही करीब से जानता है, इसका मतलब वो बहुत ही हमारी फैमिली से अटैच होगा। अपनी कसम में अनिका काफी उलझ चुकी थी और कब वो बच्चों के पास आकर खड़ी हो जाती है खुद अनिका को भी नहीं पता चलता।
साथियों से बात होने के बाद लच्छो के पैर अपनी जगह पर जम जाते हैं। वह यह तय नहीं कर पाती कि अब आगे क्या करे। एक और माँ साहब का वर्तमान आदेश था तो दूसरी तरफ वह आदेश था जिस पर पूरा करने के लिए वह घर से बाहर निकली थी, उसे सफल पूर्वक अंजाम देने के लिए। माँ साहब की बात को काटना आसान नहीं था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लच्छो के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो माँ साहब के आदेश को टालने अथवा देर करने के लिए बारे में सोच भी नहीं सकता था। लच्छो अच्छी तरह जानती थी कि आदेश का ना मानना का क्या परिणाम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में मिशन कंप्लीट करने का भी भूत सवार था। इसकी बड़ी वजह थी कि पिछले काफी समय से दमयंती देवी अपने किसी भी मिशन में सफल नहीं हो पा रही थी। एक एक के बाद एक कई झटके वो खा चुकी थी। उनके अपने सिपाहियों के मनोभाव बल भी टूट चुका था। किसी भी तरह के वर्तमान में कोई न कोई वजह से सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। लच्छो मन ही मन तय करती है कि अगली फ्लाइट से भारत वापस करेगी, इस समय जाकर अपने साथियों की मदद करेगी। लेकिन जैसे ही वह निश्चय करके बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ती है तो उसके दिमाग में उसके मैसेज गुजरने लगता है। इस मिशन के अपने साथियों के हवाले करके वह तुरंत भारत लौट। अब लच्छो का इस बात का एहसास होता है कि संभव है वह मेरी जरूरत यहाँ से भी ज्यादा हो सकती है। संभव है जब कोई आपदाकालीन स्थिति हो, या इसका मतलब माँ साहब को मेरी खास जरूरत हो। मेरे लिए माँ साहब से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए मुझे ये मिशन को कॉम्प्रोमाइज करके इसे बीच में ही छोड़ के माँ साहब के पास जाना होगा। ऐसा तय करने के बाद वह बोट के लिए आगे बढ़ जाती है। पहले कौटिल्य कुछ पलों तक समूह की देखता रहता है, फिर समूह पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और अपनी जगह से खड़ा होता है और उतरे हुए चेहरे का जवाब देते हुए, सिर्फ एक गलती थी जो अनजाने में मुझसे हुई थी। मैंने किसी से कुछ नहीं छीनने की कोशिश की, मैं सिर्फ अपनी गलती को पश्चाताप करने की कोशिश ही की। आगे की तरफ आता है और किसी चीज को सीखने की क्षमता हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती, लेकिन उस क्षमता का प्रयोग हम अनुभव को सिखाते हैं। ये अनुभव उम्र के साथ साथ जिंदगी के अलग अलग पड़ाव को गुजरने के बाद आते हैं। मेरी गलती उसे कम उम्र और कम अनुभव के परिणाम पर ही हुई थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि कोई मेरी क्षमता का मुझसे मूर्ख बनाकर दुरुपयोग करा रहा है। ये सारी बातें कौटिल्य समूह को बताए जा रहा था। इतना कहकर वह दूसरी तरफ घूमकर खड़े होते हुए अपनी चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है, फिर मानो खुद को ही समझाते हुए आगे कहता है, जो हो गया वो हो गया, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, लेकिन सब कुछ खराब कर देने के बाद बचा यह है कि मैं अब अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई भी गलत ना तो काम करूँ और नहीं मैं होने दे सकता। फिर अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए अपने सिर और कंधों को कुछ ऊंचा करते हुए आगे बढ़ता है, और हर इंसान सिर्फ इतना ही कर सकता है। इतना कहकर कौटिल्य एक पल के लिए चुप हो जाता है। समूह समान चेहरे से लगातार कौटिल्य की ओर देखे जा रहा था। कुछ देर के बाद कौटिल्य फिर कहना स्टार्ट करता है, अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहने के बाद चलते चलते कुछ आखिरी शब्द कहता है, मेरी गलती के लिए मुझे चाहे पूरी दुनिया माफ़ कर दे, लेकिन जब तक भूमि मुझे माफ़ नहीं करेगी तब तक मेरा पश्चाताप पूरा नहीं होगा। लेकिन एक बार उसके माफ़ कर देने के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। फिर चलते चलते अपने कदमों को रोकते हुए समूह की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए आगे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी सोच की सीमा क्या है? मैं क्या करता हूँ वह मेरी समझ की सीमा क्या है? इतना कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है वैसे ही समूह कौटिल्य के सामने की ओर उसके गले लग जाता है और गले लगते हुए कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम माफ़ी नहीं सलूट के डिजर्व करते हो।
कब से तुमसे अकेले मिलकर तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता था। तुमने एक परिवार को उसका सब कुछ खोने के बाद भी वापस लौटा दिया है। ऐसा कहकर समूह एक कदम पीछे होता है और कौटिल्य को सलूट देता है। फिर कहता है, भूमि नहीं जानती कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि समूह उसके बेस्ट फ्रेंड का कजन है। उसने कहा कि यह बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है। खैर जो भी हो, मुझे दोनों स्वीकार है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, मेरी बातों को दिल पर मत लेना। मैंने सोचा कि बहुत देर हो चुकी है, क्यों ना तुम्हें छेड़ दिया जाए। तुम्हारी बातों से और तुम्हारी हर चीज़ से मैं थोड़ी सी मस्ती करने के मूड में आ गया था। सिर्फ भूमि के बारे में जानना चाहता हूँ। अब उसका तुम्हारे को लेकर क्या रिएक्शन है, ताकि मैं इस बारे में उससे बात कर सकूँ। कौटिल्य जवाब देते हुए आगे कहता है, मुझे लगता है कि अब तुम वह जान चुकी होगी सम्मुख। मैं अपनी गर्दन हिलाता है और गिलास में से एक घूंट लेने के बाद सोचकर कौटिल्य से कहता है, जब मुझे अपने भाई की मौत की वजह का पता चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम जिस दिन सामने आओगे तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन तुमने अपनी भूल को सुधारने के लिए जो भी कुछ किया, कोई सामान्य व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तुम चाहते हो पूरी दुनिया के बेतबाज बादशाह हो, लेकिन तुमने अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल इंडियन फोर्स के हिसाब में बनने के लिए किया है, और जो दुनिया के खुले आसमान में उड़ सकता है उसे खुद को इससे पछताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम डायरी में बांध कर हर चीज़ें करते हो, इसके चलते अब तक मेरे भाई ने भी माफ़ कर दिया होगा तुम्हें। इसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए अपना एक हाथ सामने की तरफ कौटिल्य के कंधे पर रखते हुए एक दोस्त के अंदाज में कहता है, तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जरिया बनाया गया था। दुश्मन का टारगेट भूमि थी, लेकिन मेरे भाई की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने लिए उस मौत का चुनाव खुद ही किया। इससे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देश के लिए शहीद हो जाना हर देशभक्त का सपना होता है। मेरे भाई ने अपने लिए मौत नहीं, शहीदी को चुना। उसने अपनी जिंदगी को मरते दम तक अपनी देशभक्ति के नाम किया। अपने मन में किसी तरह का मलल मोटाव मत करना। जहाँ तक भूमि की बात है, मुझे लगता है कि वह तुम्हें कब का माफ़ कर चुकी है, बस वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती। अब कौटिल्य पूछता है, यह बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो। सम्मुख अपना हाथ कौटिल्य के कंधे से हटाते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अगर सब सच मैं तुम्हें दोषी मानता तो अब तक कब का तुम्हारी जान ले चुका होता। तुमने तो खासकर मेरे भाई की मौत में उन दुश्मनों का साथ दिया था, लेकिन नहीं, मिशन पर तुम्हारे साथ लेकर अब तक देखो, मैंने तुम्हारे बात की, तुम्हारी हर चीज में तुम्हारा साथ दिया। इसका मतलब उसे तुम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, चाहे विश्वास से हो या फिर प्रेम से हो। इस पर प्रेम रूप अलग अलग हो सकते हैं। तुम्हारे प्रति उसका प्रेम भला किसी से छुप सकता है। सम्मुख की बात सुनकर कौटिल्य दुख भरी आवाज में जवाब देते हुए कहता है, मेरे लिए एक बात है, जब तक वह मुझे सामने से माफ़ नहीं करेगी तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यूं ही पश्चाताप की आग में झुलसता रहूँगा। अपराध बोध मुझे चैन जीने नहीं देगा। बेशक मैंने हमारी हजारों की जान बचाई और आगे भी बचाता रहूँगा, एक सहित मुझे कभी चैन की जिंदगी नहीं जीने देगा। कौटिल्य की आवाज़ में अब दर्द महसूस हो सकता था, इसलिए माहौल को बदलने के लिए कौटिल्य के कंधे पर हाथ रखते हुए मजाक के अंदाज में आगे कहता है, देखो, अगर वह प्यार से नहीं मानती तो उसे किडनैप कर लो और फिर उससे शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, अपने आप ही ना मान जाएगी। ये सुनकर कौटिल्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह इतनी आउट ऑफ लेडी है? जिस दिन उसको मौका लगेगा वह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। फिर मैं देश या सेवा के लायक रहूँगा या नहीं रहूँगा, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये सुनकर तो सम्मुख के फेस पर हंसी आ जाती है। मुझे लगता है कि अब तो एक ड्रिंक होनी ही चाहिए ताकि तुम जाकर चैन से आराम से सोच सको।
कौटिल्य कहता है, नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। वैसे भी अभी भी ये तुमने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, सोच रहा हूँ उसी से अमल किया जाए। ये कहकर कौटिल्य बिना एक पल के देरी के वहाँ से चला जाता है। समूह कौटिल्य को वहाँ से जाता देखते हुए सिर्फ एक सोच में रहता है कि ऐसा भी कौन सा आइडिया दिया है मैंने जो कौटिल्य को जो इतना पसंद आ गया। इसी वक्त यहाँ से चला गया है। कौटिल्य के वहाँ से चले जाने के बाद समूह अपनी ड्रिंक सिप करके पीता है और सोचने लग जाता है और अपनी ड्रिंक को ख़त्म करने के बाद भूमि के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद भूमि अभी भी। समुक जल्दी से भूमि के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उससे खटखटाने लग जाता है और बाहर से ही कहता है, क्या तुम सो चुकी हो? इतना पूछने के बाद समुक चुपचाप आराम से खड़ा हो जाता है। तभी 2 पलों के बाद भूमि आकर दरवाज़ा खोलती है और मुझे लगता है कि तुम्हारा घर कुछ ज़्यादा ही आरामदायी है और आराम की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही। आओ अंदर आ जाओ। ऐसा कहकर भूमि अंदर की तरफ चली जाती है और समुक उसके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाता है। वहीं कमरे में रखे हुए एक बंद बैग को भूमिका अपनी तरफ खींचते हुए उस पर बैठ जाती है। फिर कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हें बैठने के लिए कहूँ तो कितना अजीब लगेगा ना? इस पर समुक कहता है, हाँ बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैं बिना कहे ही बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर वह एक दूसरे बिना बोले आराम से एक दूसरे की तरफ ताकते रहते हैं। उसे अपने आराम के हिसाब से सेट करते हुए आराम से बैठ जाती है। भूमि कहती है, अब ये मत कहना कि तुम्हें सिर्फ गप्पे मारने के लिए इस वक्त मेरी नींद खराब करने के लिए आई हो। भूमि की बात सुनकर समुक हंस देता है और कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली, मेरी ही घर में रहकर मेरी ही बेइज्जती कर रही हो। तुम्हें नींद आ ही कब थी जो मैंने तुम्हारी खराब की। भूमि बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा देती है। अब समुक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ यहाँ आने के लिए मेरे पास कुछ खास वजह नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ बात बता देनी चाहिए। भूमि समुक की तरफ देखती है और इस तरह देखती है जैसे वह उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही हो। समुक कहता है, अभी कुछ दिन पहले मेरे अंकल आंटी से बात हुई थी। उनसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन जब भी तुम्हारा जिक्र आता है तो वे कहते हैं कि तुम उनसे मिलने भी नहीं आती। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया कि उनके बाद तुम कभी उनसे मिलने ही नहीं गई। यह सुनकर भूमि अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लेती है और 2 पलों के लिए खामोश हो जाती है। उसे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि समुक किन लोगों और उनके घर के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद लंबी गहरी सांस लेती है और समुक की तरफ देखते हुए कहती है, समुक, मैं वहाँ क्या मुंह लेकर जाऊं? मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे मेरे चेहरे देखकर उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। उन्हें हर पल अपने ये बात याद आएगी कि अपराधी लड़की मैं थी और मेरी वजह से उनके बेटे ने अपनी जान दे दी। उसे मेरे हिस्से की मौत उसे नसीब हो गई। ये बात सुनकर अब समुक भी आराम से चुप हो जाता है और भूमि भी नर्वस फील कर लेती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को बहुत सारा प्यार दें।